की घड़ी है। हमने आपने बहुत मशक्कत इसके लिए की है, लेकिन अगर संयमित नहीं रहेंगे, देखिए कितने लोग खड़े हैं, अगर ये कुर्सियों पर बैठ जाएं सब, तो भाई करम सबकी मेहरबानी होगी, सब कुर्सियों पर बैठ जाएं पीछे वाले तक। मैं जितने लोग हमारे मंच पे हैं, हमारे तमाम साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारे अक्षय जी हमारे बीच में आ गए। ठीक, चलिए। जिसने उनको टोक दिया, भारत माँ को रुला रुला के अंग्रेजों ने शोक दिया। आजादी के दीवानों को जेल के अंदर ठोक दिया, आजादी के दीवानों को जेल के अंदर ठोक दिया। हाँ, दमन देख के अंग्रेजों का धन सिंह का दिल डोल गया। भारी सेना करी इकट्ठी, वीर क्षेत्र में डोल गया। भारत माँ की बेड़ी काटूं, खून शेर का खोड़ गया। भारत माँ की बेड़ी काटूं, खून शेर का खोड़ गया। अरे आस पास के गांव इकट्ठे हुए मेरठ के दरमियान, लड़ी जंग शेर ने ले हाथों में प्राण, लड़ी जंग शेर ने के मुंह जोड़ दिए। अंग्रेजों की नई जेल के गेट शेर ने तोड़ दिए। जितने बंदी क्रांतिकारी खुले सड़क पे छोड़ दिए, जितने बंदी क्रांतिकारी खुले सड़क पे छोड़ दिए। अरे हाहाकार मचा मेरठ में, दुश्मन के सिर फोड़ दिए। लाठी डंडे गोली से सारे अंग्रेज झंझोड़ दिए। कर्नल जनरल मेजर पकड़े, सबके लहू निचोड़ दिए। कर्नल जनरल मेजर पकड़े, सबके लहू निचोड़ दिए। अरे अंग्रेजों की सारी सेना कर दी लहू लुहान, लड़ी जंग शेर ने ले हाथों में प्राण, लड़ी जंग शेर ने ले हाथों में। सुंदर ये रागनी और पूरा विवरण किस तरह से कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए अपने उन भारतीय वीर क्रांतिकारियों को जेल से मुक्त कराया था, और कैसे क्रांति की चिंगारी मेरठ में नहीं बल्कि पूरे देश में जागी थी। इस गीत पर खुश होकर के भाई जोनू पवार जी 500 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं। बार बार धन्यवाद। कैसे बढ़ा उठा नारों का शोर, अंग्रेजों को काट दिया वो छिपे घरों में बन के चोर। भारी सेना लेके धन सिंह चाल पड़े दिल्ली की ओर, भारी सेना लेके धन सिंह चाल पड़े दिल्ली की ओर। हाँ, हिंडन के तट पे लड़ने को आगे शहर नगर आम, लड़े दीवाने मरते दम तक अंग्रेजों की पकड़ लगाम। आजादी की खातर था वो भारत का पहला संग्राम, आजादी की खातर था वो, आजादी का बिगुल फूंक दिया, जुड़ गया हिंदुस्तान। लड़ी जंग शेर ने ले हाथों में प्राण, लड़ी जंग शेर ने ले हाथों में प्राण।
बाछड़ी का, गांव बाछड़ी का ये अमर बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। साथियों, अगर ये गीत पसंद आ रहा तो चाहूंगा कि एक बार कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के इस पावन कार्यक्रम पर, शहीदी दिवस पर आप पहुंचे हैं, वीर शहीदों के सम्मान में एक बार जोशीली ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। कैसे भला? सूती आई थी तो रिसाले से दुश्मन ने गांव पे करी चढ़ाई थी, सैकड़ों लोगों की कुर्बानी ऐसी मची तबाही थी। अरे 80 लोग झूल गए फांसी, फरमान बढ़ा के चले गए, भारत माँ की बलवेदी पे प्राण चढ़ा के चले गए, धन सिंह कोतवाल गुर्जर खून बहा के चले गए। फिर मैं पाल नागर वीरों का अमर हुआ बलिदान, लड़ी जंग शेर ने ले हाथों में प्राण, लड़ी जंग शेर ने ले गुर्जर रण बहादुर वीर महान, लड़ी जंग शेर ने ले हाथों में प्राण, लड़ी जंग शेर ने ले हाथों में प्राण। मात्र 15 से 20 मिनट में आपके बीच में जो दूर तक लोग खड़े हैं, बैठे हैं और चलते चले आ रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मैं सब लोगों से कहूंगा कि सब लोग इकट्ठे होकर यहां पर आ जाइए और जो जाम में फंस रहे हैं अपनी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। जितने लोग ट्रैक्टरों पर जहां पर भी हैं, दूर तक खड़े बैठे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सब लोग माननीय अखिलेश यादव जी, शहीद धन सिंह कोतवाल जी के मूर्ति के अनावरण के मौके पर जो पहुंचने जा रहे हैं आपके बीच में, बहुत जल्दी ही आपके बीच में पहुंच जाएंगे। इसलिए जो लोग आ रहे हैं वो पीछे तक, जहां तक कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, सब लोग बैठते जाएं और इस ताकत को जो आपने आज इकट्ठा की है और जो रस्तों में चले आ रहे हैं लोग, वो इस ताकत को संजोकर अनुशासित तरीके से हमें और आपको रखनी पड़ेगी। मैं ये बात जानता हूं कि कई लोग मंच के नीचे हैं, कई साथी हमारे मंच के नीचे हैं और मंच के ऊपर हैं। हमारे मेयर साहब से लेकर हमारे कई जिलों के जिलाध्यक्ष जो भी रास्ते में ही हैं, लोगों को लेकर आपके बीच में पहुंच रहे हैं, वो भी आने वाले हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जहां पर जगह मिलती जाए वहां पर आप सब लोग पीछे तक कुर्सियां हैं। देखिए कितना बड़ा काफिले के रूप में लोग आ रहे हैं। मात्र 20 से 25 मिनट में माननीय अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर आपके बीच में पहुंच जाएगा। जो लोग मवाना आसपास यहां पर हैं, मैं उनसे सबसे कहूंगा कि सामने की तरफ आ जाएं। मुझे पता है स्कूल में 1,500-2 हजार आदमी खड़े हैं पीछे की तरफ, क्योंकि वहां मूर्ति का अनावरण है। जावेद भाई आए अभी दूर से चलते हुए, लगातार उन्होंने अभी पूरा रास्ता देखा है। मैं आप लोगों से कहूंगा, देखिए सब लोगों के काफिले आ रहे हैं, वो पहुंचे लोग, आप सब लोग, मैं चाहूंगा बुलवा लो, मैं चाहूंगा सबसे पहले राजकुमार भाटी जी जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, राजकुमार भाटी जी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भाई।
आइए, शॉर्ट में बोल दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब तक आए तो बोल दीजिए टीकम जी, थोड़ी देर बाद फिर बुलवा दीजिएगा। ब्रह्मपाल जी जरा लोगों को कह दीजिए एक बार, हेलो हेलो, पहुंचने वाले हैं। 1857 की क्रांति के प्रणेता, नायक और इस देश की आजादी की नींव रखने वाले शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर आए हुए आप सभी देशभक्तों को मैं सिर नवा के प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। हमारे कूड़ी की तरफ से बसें आ रही हैं सैकड़ों, जो जाम में फंसे हुए हैं। मैं सबसे कहूंगा कि उन्हें आने दें, और सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में पहुंचने वाले, आप सब लोग इकट्ठा हो जाएं, एकजुट हो जाएं। कूड़ी की तरफ से भी फोन आ रहे हैं कि लोग रास्ते में जाम में फंसे हुए। मेरा सबसे निवेदन है कि अगर जाम लग जाए तो पैदल चले आइए, पैदल पहुंच जाइए इधर की तरफ। और ये जो भी साथी खड़े हैं, बैठे हैं, देखिए बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। और डीजे जहां बज रहा है, इसको डीजे की धूम कम कर दो। अब अतुल भाई, सब लोग समझदार हैं, अनुशासन बना लेंगे। अब 2-3 मिनट हमें दे दो, आप बीच में फिर क्रम टूट जाता है। आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, ये आज आप ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहे हैं। ये केवल एक मूर्ति का अनावरण नहीं है, ये इतिहास के साथ न्याय करने का क्षण है। जो अन्याय 150 साल तक हुआ है कि जिस व्यक्ति ने इस देश की आजादी की लड़ाई शुरू की थी, जिसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उसका नाम तक देश में नहीं लिया जाता था। और ऐसे लोगों को क्रांति का अग्रदूत बताया जाता था, जिनका क्रांति से कोई लेना देना नहीं था। हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन जो सम्मान के हकदार हैं उन्हें भी तो सम्मान मिलना चाहिए। ये आज एक ऐतिहासिक पल है। आज स्वर्ग में बैठी हुई सभी शहीदों की आत्माएं ऊपर से पुष्प वर्षा कर रही होंगी कि भारत देश के लोगों ने उस सही हकदार के साथ न्याय किया है जो इस सम्मान का हकदार था। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर कुछ लोगों ने, जो होता है राजनीतिक तरीके से होता है, जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, दूसरी पार्टियों के इशारे पे गुर्जर समाज का चोला पहनकर, गुर्जर समाज का बैनर लगाकर इस कार्यक्रम के विरोध में भी कुछ टिप्पणियां की, जो आपने सुनी होंगी। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, अगर राजनीतिक विरोध करना है तो राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए। छिपके हमला क्यों करते हो? खुल के हमला करो अगर हमला करना है तो। एक पार्टी ऐसी है इस देश में जो जातियों को लड़ाने का काम करती है, धर्मों को लड़ाने का काम करती है, नागरिकों में नफरत पैदा करती है, गुटबाजी पैदा करती है, हिंसा करवाती है। यह उसी पार्टी का षड्यंत्र है। वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने गुर्जर समाज के लिए क्या किया। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, हालांकि ये गुर्जरों की सभा नहीं है, ये गुर्जर समाज की सभा नहीं है, ये सर्व समाज की सभा है। ये समाजवादी पार्टी के शानदार संघर्षशील नेता अतुल प्रधान की सभा है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने गुर्जर समाज का जितना मान सम्मान किया है, जितने अधिकार दिए हैं, जितनी इज्जत दी है, किसी दूसरी पार्टी ने इस देश में नहीं दी। जब तक हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामशरण दास जी जीवित रहे, वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेताजी ने कभी उनको नहीं हटाया। उनकी मृत्यु के बाद 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में रामशरण दास ग्रामीण सड़क योजना चलाई। केवल एकमात्र पार्टी है जिसने किसी गुर्जर के नाम पे कोई विकास की योजना चलाई हो इस देश में। साथियों, समाजवादी पार्टी ने 7 गुर्जरों को टिकट दिया था 2012 के चुनाव में, एक भी नहीं जिताया आप लोगों ने। लेकिन हमारी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय नेताजी ने आपके 3 नेताओं को विधान परिषद में भेजा और मंत्री बनाया, मंत्री का दर्जा दिया। और वो गद्दार आज उसी नेता को, शानदार नेता को छोड़ के डरा दिए गए। जो एक गुंडा जो आज देश की कमान जिसके हाथ में, उसने डरा के उनसे पार्टी छुड़वा दी गई। साथियों,
हमारे एक नेता को राज्यसभा में भी भेजा, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। किसी और पार्टी ने बनाया हो तो मुझे बताओ आप। और जो कहते हैं समाज के प्रति काम नहीं करते, मैं गवाह खड़ा हूं, मैं बताता हूं आपको। हमारे विजय सिंह पथिक पूरा देश जानता है कितने बड़े वो क्रांतिकारी थे और विचारक थे। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से जब वो मुख्यमंत्री थे केवल एक बार निवेदन किया और उन्हें विजय सिंह पथिक के बारे में लिखी हुई एक किताब भेंट की कि आप हमारे उस आदर्श महान नेता के नाम पे कोई स्मारक बना दीजिए। अखिलेश जी ने एक निवेदन के बाद ही ग्रेटर नोएडा में जो अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर है उसका नाम विजय सिंह पथिक के नाम पे किया। तो उस शानदार नेता पे, उस शानदार पार्टी पे आप सवाल उठाते हैं। ये जो लोग अखिलेश यादव जी के अगर विकास पे चुनाव होता, विकास के मुद्दे पे चुनाव होता तो 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार बननी थी, लेकिन चुनाव को धर्म पे और जाति पे केंद्रित कर दिया, धार्मिक उन्माद पे केंद्रित कर दिया, झूठे मसले उठाए गए। याद रखो, हेलीकॉप्टर हमारे बीच में आ चुका है। माननीय अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर हमारे बीच में आ चुका है। मैं चाहूंगा कि ये डी खाली करवा दी जाए। 2022 में ये बात मत भूल जाना। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। ये अभी हमारे साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि योगेश वर्मा जी कमान संभालें, बोलें। तमाम लोगों से मैं अब आप वहां चल रहे हैं। अध्यक्ष जी आप चलो ना, उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं ना। हेलीकॉप्टर उतरने वाला है, सब लोग पहुंच जाएं जल्दी। अध्यक्ष जी को भेज दो। सब लोग यहां से, ये मंच का जो काम है, हमारा मंच का जो काम है, ये हमारे साथी, मैं चाहूंगा राजकुमार जी इतना आप संभालिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हेलीकॉप्टर आ गया, आप संभालिए, मैं इतने देख के जा रहा हूं। भाई सब लोग व्यवस्था संभालना, सब लोग दूर से दार तक सब आ जाइए जल्दी से। चलो, अतुल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे और समय दिया। और मैं भी चाह रहा था कि आज कुछ बातें कहूं। साथियों, अब जाति, बिरादरी और धर्म और संप्रदाय से अलग मुद्दों को हटके अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति का आकलन करें, अगर राजनीतिक मुद्दों के आधार पे, विकास के आधार पे अगर आप ईमानदारी से आकलन करें, तो आपको ये पता चलेगा कि 2012 से 2017 के बीच में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में इतने शानदार काम किए और इस प्रदेश के विकास की ऐसी मजबूत नींव रखी कि जो अगर वो अगली बार फिर चुनाव जीत जाते 2017 में, तो आज उत्तर प्रदेश की तुलना भारत के राज्यों से नहीं की जाती, आज यूरोप और अमेरिका से उत्तर प्रदेश की तुलना की जाती। अखिलेश यादव वो मुख्यमंत्री थे जो हमारे गरीब बच्चों को, गांव के बच्चों को लैपटॉप बांट रहे थे, जो उन्हें कंप्यूटर सिखा रहे थे, जो उन्हें आधुनिक शिक्षा की तरफ बढ़ा रहे थे, ज्ञान विज्ञान की तरफ बढ़ा रहे थे। अखिलेश यादव वो शानदार मुख्यमंत्री थे जो उत्तर प्रदेश में हाईवे बना रहे थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 20 महीने में बनाने का रिकॉर्ड काम अगर किया तो अखिलेश यादव की सरकार ने किया। आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने हर विज्ञापन में, अपने हर प्रचार में ऊपर लिखती है मोटे मोटे शब्दों में, उत्तर प्रदेश में है देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। बाबा ये तो बताओ, ये एक्सप्रेसवे बनाया किसने था? ये तो अखिलेश यादव ने बनाया था। अभी आप अगर लखनऊ में चले जाओ और लखनऊ के किसी रिक्शे वाले से, थ्री व्हीलर वाले से, और अगर किसी चाय वाले से पूछो, भैया लखनऊ में हमें घूमना है तो क्या क्या बढ़िया चीजें देखने लायक, यहाँ शानदार का चीजें क्या हैं, तो आपको लखनऊ का आदमी बताएगा कि आप लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क देखने जाइए, जो 376 एकड़ में बना हुआ एशिया का सबसे शानदार पार्क है। आप पूछोगे ये किसने बनाया, तो बताएंगे अखिलेश यादव ने बनाया। फिर आपको बताएंगे कि आप गोमती रिवर फ्रंट देखने जाओ, जो यूरोप की से जिसकी तुलना की जा सकती है। यूरोप की नदियों पे इतने सुंदर रिवर फ्रंट मिलते हैं, भारत में कहीं नहीं मिलता। ये किसने बनाया? पता चलेगा अखिलेश यादव ने बनाया।
फिर आपको बताएंगे लखनऊ में इकाना स्टेडियम में जाओ आप, भारत का तीसरे नंबर का स्टेडियम है, शानदार स्टेडियम। ये किसने बनाया? ये अखिलेश यादव ने बनाया। लखनऊ में देखनी है तो मेट्रो ट्रेन देखो, ये किसने चलाई? ये अखिलेश यादव ने चलाई। अगर लखनऊ में देखना है तो लोक भवन जाके देखो, जिसमें मुख्यमंत्री बैठते हैं, जिसमें सारी सरकार बैठती है। ये शानदार भवन किसने बनाया? ये अखिलेश यादव ने बनाया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे किसने बनाया? ये अखिलेश यादव ने बनाया। फिर बाबा ने क्या किया भैया? बोले बाबा ने 31 कुंटल का घंटा बनाया है जो मंदिर में लगाया जाएगा। तो अखिलेश यादव ने आपको मेट्रो दी, एक्सप्रेसवे दिए, लैपटॉप दिए, 100 डायल दी, एम्बुलेंस सेवा दी, स्कूल दिए, कॉलेज दी, अस्पताल दिए, और बाबा ने क्या दिया? बाबा ने दिया घंटा। बजाते रहो घंटा, उतारते रहो आरती, और मंदिर के सामने बैठ के भीख मांगते रहो। और इतने झूठे लोग हैं। ये तो बीजेपी का तो फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी नहीं होनी चाहिए, बीजेपी की फुल फॉर्म होनी चाहिए बहुत झूठी पार्टी। ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी एक विज्ञापन आपने देखा होगा, 4 साल पूरे होने पे 2-2 पेज का अखबारों में विज्ञापन दिया, उसमें बता रहे हैं हमने 4 लाख रोजगार दे दिए। अरे किसको दे दिया भैया? क्या इस पंडाल में बैठे किसी आदमी को सरकारी नौकरी मिली इन 4 सालों में? नहीं मिली, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। झूठा प्रचार करते हैं। कैसे करते हैं? बाबा ने एक ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से, उसमें एक वीडियो में एक लड़का बोल रहा है कि मेरा नाम दुर्गेश चौधरी है, मैंने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया और मुझे लेखपाल की नौकरी मिल गई। और बाबा ने अपने ट्विटर पर डाला, बोला हमारी सरकार इस तरह पारदर्शिता के साथ नौकरी दे रही है। अब उस पर सवाल उठे, जब लोगों ने सवाल उठाया 4 साल में तो लेखपाल की भर्ती ही नहीं हुई, ये लेखपाल कैसे बन गया दुर्गेश चौधरी? तो बाबा ने तो ट्वीट हटा लिया और दुर्गेश चौधरी नेपाल भाग गए कि कहीं बाबा पकड़ कर तहसीलदार ना बना दे। उसके बाद बाबा, शर्म फिर भी नहीं आई बाबा को, बाबा ने अगले दिन एक दूसरा ट्वीट किया, दूसरी वीडियो डाली मोहम्मद रियाज की। मोहम्मद रियाज कहता है कि मुझे मेरे गांव में ही रोजगार मिल गया, मुझे गांव से बाहर ही नहीं जाना पड़ा। अब एक रिटायर आईएएस हैं वो सूर्य प्रताप सिंह, वो बड़े एक्टिव रहते हैं और खासतौर से योगी आदित्यनाथ के झूठ को बेनकाब करते रहते हैं। उन्होंने इस आदमी को ढूंढ लिया, मोहम्मद रियाज को। मोहम्मद रियाज को फोन किया, उसकी रिकॉर्डिंग ट्विटर पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। मोहम्मद रियाज से उन्होंने पूछा कि भैया क्या रोजगार मिला तुझे अपने गांव में? बोला जी मेरा मुर्गी फार्म है, मुर्गी पालन करता हूं, मुझे लोन मिला बैंक से और सरकार ने मेरी बड़ी मदद की। बोले कब बना तेरा मुर्गी फार्म? बोले जी 5 साल हो गए। बोले जब मुख्यमंत्री कौन था? बोले जी अखिलेश यादव थे। मतलब झूठ की हद है। अखिलेश यादव की सरकार ने उसको रोजगार दिया, उसे ऋण दिया, उसका मुर्गी फार्म बन गया। बाबा कह रहे हैं मेरी सरकार ने दिया। इस तरह झूठे काम, जो इकाना स्टेडियम लखनऊ में, ये अपने आप को धर्म का ठेकेदार भी बताते हैं, भगवान के बड़े वकील बनते हैं, अपने आप को बताते हैं। जो इकाना स्टेडियम अखिलेश यादव ने बनाया, जो कि उत्तर प्रदेश का भारत का 30 नंबर का स्टेडियम है। इकाना विष्णु भगवान का एक नाम है, इकाना विष्णु भगवान का नाम है। बाबा ने विष्णु भगवान के नाम को बदल के उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया। ये इनकी धार्मिकता है, इतने ये भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा है। ये फर्जी लोग फर्जी काम करते हैं, फर्जी आंकड़े पेश करते हैं। साथियों, अगर उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हो, अगर चाहते हो आपके बच्चों के हाथ में कंप्यूटर और किताबें हो, त्रिशूल और छुरा ना हो, तलवार ना हो, अगर चाहते हो आपके बच्चे ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आतंकवादी ना बने, दंगाई ना बने, तो इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार की जमानत जब्त करानी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लेकर आना पड़ेगा दोबारा। अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, अगर अपने बच्चों का अच्छा उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हो, उन्हें रोजगार चाहते हो, शिक्षा चाहते हो, तो इनके धोखेबाजी में मत आना। ये अभी बहुत फर्जी मुद्दे उठाएंगे, ये फर्जीवाड़ा करने के माहिर हैं। ये अफगानिस्तान की वीडियो को मुजफ्फरनगर की वीडियो बता के दंगे करा सकते हैं, ये कहीं के भी झूठी खबरें चला सकते हैं। लेकिन इनकी बहकावे में मत आना। कुछ दिन के लिए, जब तक चुनाव हो,
जो बिके हुए चैनल हैं जिन्हें गोदी मीडिया कहते हैं, वो चैनल देखने बंद कर दो, उन्हें बंद कर दो और असली खबरों पर ध्यान दो। और असली खबर यह है कि 4 साल में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। हर महीने 100 से ज्यादा रेप, 100 से ज्यादा मर्डर, और कितनी लड़कियां थाने में रिपोर्ट लिखाने जाती हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, वो आत्महत्या कर लेती हैं। कोई मिट्टी का तेल डालकर जल जाती है, कोई जहर खा लेती है। और बाबा की सरकार क्या करती है? बाबा की सरकार उनकी डेड बॉडी भी घर वालों को नहीं देती, घर वालों पे लठ बजा के जबरदस्ती रात के समय में उनकी डेड बॉडी जला दी जाती है। इस देश में केवल एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो बलात्कारियों के समर्थन में सड़कों पर जुलूस निकालती है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। केवल एक ही पार्टी ऐसी है जो हत्यारों को जेल से आने पे माला पहना के उनका स्वागत करती है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भैया सामने बैठ जाओ, पीछे वालों को दिक्कत हो रही है। भाइयों, पीली टोपी वालों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया पीछे वाले साथियों को दिक्कत हो रही है, सभा अव्यवस्थित हो रही है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, इन्हें हाथ जोड़ के निवेदन के साथ बैठा, इज्जत के साथ, और ये पीछे वालों को व्यवधान पैदा ना हो। तो आप दी साहब किसी और को बुलवाओ, मैं पसीने आ गए अब तो। जो जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। भाई देखिए, शांति बनाए। साथियों, भाई आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, क्योंकि मात्र 1-2 मिनट में हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हमारे बीच मंच पर विराजमान होने वाले हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई सभी साथी बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। तब तक के लिए एक छोटा सा देशभक्ति गीत महाशय सतपाल दौसा की आवाज में एक बार जोरदार ताली हो जाए। देखिए, विश्व विख्यात कलाकार महाशय सतपाल दौसा जी आपके बीच आ रहे हैं, भाई एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। आज धन सिंह कोतवाल की मूर्ति आवाहन पर आए हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और धन्यवाद हमारे अतुल प्रधान जी का कि इतने बड़े जनसमूह को एकत्रित करके आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या में जो लोग आए हैं वो उनका प्रयास है। तो 4 शब्द धन सिंह कोतवाल के लिए। कोतवाल धन सिंह जो कर दे आजाद वतन, कोटि कोटि तुम्हें नमन, कोटि कोटि तुम्हें नमन। धन धन कोतवाल धन सिंह जो कर दे आजाद वतन, कोटि कोटि तुम्हें नमन, कोटि कोटि तुम्हें नमन। जब भारत माँ का समझी तुमने परेशानी, समझी तुमने परेशानी, लगा दावे अपने प्राणों का, आगा दुश्मन के सामने, आगा दुश्मन के सामने। निर्भय होके गाँव 5 दिन लगा दिया सब तन मन धन, कोटि कोटि तुम्हें नमन, कोटि कोटि तुम्हें नमन।
सब जंजीरें, तोड़ गई सब जंजीरें, मुक्त किया सबको फंदे से, खोल गई सब तकदीरें, खोल गई सब तकदीरें। 1857 के नायक तूने खिला दिया ये उजड़ा चमन। कोटि कोटि तुम्हें नमन, कोटि कोटि तुम्हें नमन। युगों युगों तक नाम रहेगा धन सिंह कोतवाल का, धन सिंह कोतवाल का। करी हुकूमत अंग्रेजों की, दरवीरों की ढाल का, दरवीरों की ढाल का। बिगुल बजाया आजादी का, सर पे बांध के तने कफन। कोटि कोटि तुझे नमन, कोटि कोटि तुझे नमन। और देखिए भाई, देखिए साथियों, जिस महान शख्सियत का हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे बीच में अरे क्या हो रहा है आज के इस कार्यक्रम के हेलो 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 देखिए साथियों, भाई जिस महान शख्सियत का बड़ी बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे, हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मजदूर किसानों के मसीहा माननीय अखिलेश यादव जी हमारे बीच पहुंचे। भाई चाहूंगा दोनों हाथ उठा करके, एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। आदरणीय माननीय अखिलेश सिंह यादव जी हमारे बीच में। भाई सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। भाई साथियों, सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। देखिए हमारे बीच में जिस महान शख्सियत का बड़ी बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे, खास तौर से गरीब मजदूर किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं और इस देश के युवाओं की बहुत बड़ी पहचान माननीय अखिलेश यादव जी हमारे बीच मंच पर विराजमान हो गए हैं। मैं चाहूंगा दोनों हाथ उठा करके भाई एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए माननीय अखिलेश यादव जी हमारे बीच मंच पर। और मैं चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, हम सब के नेता भाई अतुल प्रधान जी के लिए भाई दोनों हाथ उठा करके एक बार जोरदार ताली हो जाए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अतुल प्रधान जिंदाबाद, माननीय अतुल प्रधान जिंदाबाद। अखिलेश तुम संघर्ष करो, अखिलेश जी संघर्ष करो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, कोतवाल धन सिंह गुर्जर अमर रहे, अमर रहे, कोतवाल धन सिंह गुर्जर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साथियों, आप लोगों से निवेदन है बैठ जाएं। भाई सभी साथी बैठ जाएं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, क्योंकि हमारे आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हमारे बीच पहुंच गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हमारे बीच मंच पर विराजमान है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी साथियों से, जो दूर दूर साथी खड़े हैं, सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो साथी साइडों में खड़े हुए बैठ जाएं, सभी साथी जो साइडों में खड़े सब लोग बैठ जाएं। आइए आदरणीय अतुल प्रधान जी। मैं तमाम नौजवान साथियों से अपील करूंगा,
जो ये जन सैलाब है, जो अभी आता ही जा रहा है, ये बैरिकेडिंग टूट जाएगी। मैं सब लोगों से कहूंगा, एक नारा लगवाऊंगा और आप जोर से बोलिएगा, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। थोड़ा जोर से, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। देखिए लोग आते जा रहे हैं। अब भी मैं जो पीछे की तरफ लोग खड़े हैं, मैं उन सब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सामने की तरफ आ जाएं और जो लोगों का आने का सिलसिला है वो लगातार अब भी जारी है। मैं इस मवाना हस्तिनापुर की धरती पर माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम और आप आज इस ऐतिहासिक सभा के साक्षी हैं। हम और आप शहीद धन सिंह कोतवाल की इस धरती के साक्षी हैं। आज इस शहीद दिवस के मौके पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप और हम इस ताकत ने, ये चल रहा हो रहा है, ये ताकत देने का काम करेगा। मैं आप एक एक साथी को जो दूर से चलकर आए हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज ये मौका ऐसा है शहीद दिवस का कि जब हमें और आपको शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है। मैं मंच पर बैठे हुए माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। यह मौका हमें और आपको ताकत देने का काम करेगा, क्योंकि गला खराब है। हम लोग महीनों तक घूमे हैं और ये पूरा का पूरा जन सैलाब, मैं ज्यादा ना बोलकर सिर्फ इतना कहूंगा कि आपने माननीय अखिलेश यादव जी जो ये मौका दिया है, ये हस्तिनापुर की धरती जहां विधायक बनाती है वहां मुख्यमंत्री भी बनाने का काम करती है। और आप यकीन मानिए, ये हस्तिनापुर की धरती आपको मुख्यमंत्री देखना चाहती है। बताओ, देखना चाहती है नहीं? हम और आप इस हस्तिनापुर विधानसभा को और पूरे पश्चिम में तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी का डंका कैसे बजे, इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये मंच पर हमारे साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जहां के धन सिंह कोतवाल गुजर हैं, पांचली के, उस धरती के लोग आपके सामने हैं। मैं आप एक एक साथी से कहना चाहता हूं कि हस्तिनापुर के लिए, इस कॉलेज के लिए, इस संस्था के लिए, इस हस्तिनापुर की धरती के लिए हम लोग जी जान एक कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है साहब, जब आप बोलेंगे तो मेरठ की इस क्रांतिकारी धरती और हमारे समाज, जो गुर्जर समाज, यहां पर सब बिरादरियों के लोग हैं, हिंदू और मुसलमान सब, हिंदू और मुसलमान सब, हर जाति हर वर्ग के लोग। लेकिन मैं स्पेशली कहना चाहता हूं, आपने जो गुर्जर समाज के लिए काम किया, आपने जो 36 बिरादरियों के लिए काम किया, लेकिन आज ये ऐसा मौका है, मैं
ये लोग जितने खड़े हैं, पत्रकार साथी यहां पर खड़े हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने उंगली पकड़कर 28 साल की उम्र में आपके बेटे, आपके भाई को एमएलए का टिकट दे दिया, सड़क से उठाकर इस जगह तक पहुंचा दिया, सड़क से उठाकर। यह वो शख्स है जब चुनाव अतुल प्रधान हार भी गया, जब मैं चुनाव हारा, उसके बाद यूथ का प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। एक कोई मेरठ की धरती का व्यक्ति, कोई नौजवान, कोई गरीब ये बताए कोई बेईमानी, कोई गलत काम, लेकिन जो इन्होंने दिया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। ये सीमा प्रधान बैठी है, सीमा प्रधान, इनको जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया, बनाया नहीं बनाया बताओ। और जब बनाया जब एमएलए का चुनाव हम हार गए थे, उसके बाद भरोसा नहीं टूटा, फिर एमएलए का टिकट दिया, हम फिर हार गए। लेकिन आज फिर यहां धन सिंह कोतवाल गुर्जर की मूर्ति के अनावरण पर और इस गुर्जर कॉलेज के ताकत देने के लिए, इस पश्चिम को ताकत देने के लिए नौजवान साथियों, आज अखिलेश यादव जी फिर आप समाज के बीच में आ जाए हैं। बेशक कोई हमें छोड़कर चला गया, आगरा में मंत्री बना दिए, 25,000 वोटों पर एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिए रामसगल गुर्जर। उसके आगे बढ़िए, नरेंद्र भाटी जी 7 में चुनाव हारे, 12 में हारे, 9 में हारे लोकसभा, फिर 12 में हारे, लेकिन मंत्री बना दिया। तब भी सोचा कि कुछ और बढ़ा दे दें, 14 का फिर एमपी का चुनाव लड़ाया, उसमें हार गए। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, उसके बाद उन्हें एमएलसी बना दिया वहीं से। और एक आए थे बड़े आदमी, हालांकि बड़े नहीं हैं, पार्टी का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का पद राष्ट्रीय महासचिव, और राज्यसभा देश की आजादी के बाद नहीं मिल पाई समाज को, लेकिन राज्यसभा का एमपी बना दिया नोएडा से। सुरेंद्रनगर को छोड़कर चले गए। यही बराबर में शामली में ताकत देने का काम किया। वीरेंद्र सिंह जी चुनाव हार गए, उनके बेटे को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया और एमएलसी बना दिया, एमएलसी। और इस मेरठ की धरती पर अगर ताकत देने का किसी ने काम किया तो ये शख्स बैठे हैं जिन्होंने हमारे समाज को ताकत दी है, ताकत देने का काम किया। और ऐसे अनगिनत पद हैं, जिलाध्यक्ष, तमाम चीजें दे दी। लेकिन मैं आपसे भरोसा चाहता हूं दोस्तों, साथियों, क्या भरोसा टूटेगा तो नहीं? हत्तापुर के लोगों, एक बार हाथ खड़े करके बता दो, पीछे तक हाथ खड़े करके बता दो कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बताओ, हत्तापुर को जिता दोगे? मेरे गुर्जर भाइयों सहित हिंदू और मुसलमान, सैनिक, कश्यप, ठाकुर, जाट, तमाम बिरादरी के लोगों से पूछना चाहता हूं, इस मंच के लोगों से पूछना चाहता हूं, यह हस्तापुर की धरती क्या बनाएगी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को? मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि मरते दम तक इस खून का कतरा, मेरे परिवार, मेरा एक एक व्यक्ति, चाहे कुछ हो जाए, जब मां मर गई, जब पिताजी की हत्या हो गई, कोई घर में नहीं, अगर किसी ने मदद की हमारी, अगर किसी ने मदद की तो वह ये शख्स है अखिलेश यादव, जिसने ताकत देने का काम किया। कुछ चूक कुछ चीजें होती रहती हैं, साफ षड्यंत्र बहुत षड्यंत्र हैं, लेकिन हम इतना वादा करते हैं, साफ जी जान से अपने परिवार
और हम जिसको भी आपके साथ जोड़ेंगे, ये योगेश वर्मा जी यहां पर बैठे हैं, हम जिसको भी आपसे जोड़ेंगे पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए जोड़ेंगे। पार्टी हल्की हो, हम हल्के होंगे। आप मुख्यमंत्री थे, हम तो विधायक नहीं थे, लेकिन हम जानते हैं 540 करोड़ की सड़क, छोटा काम बड़ा काम, एक भी कोई ऐसी चीज नहीं जो आपने ना दी हो। मैं लोगों से कहूंगा, मंच पर बैठे हुए नेतागणों से भी कहूंगा कि जब जब मौका आएगा, जब जब चीजें आएंगी, हम विश्वास दिलाते हैं, हम खून का कतरा बहा देंगे। और किसानों, नौजवानों और बड़े बुजुर्गों, ये जनसैलाब जो दूर तक है, इकट्ठा है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे बुलावे पर यहां तक पहुंचे। महीनों से जो लगे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमसे साहब कोई चूक हो जाए तो आपसे हम लोग माफी चाहते हैं। और मैं तमाम जो लोग पीछे तक बैठे हैं, खड़े हैं, जो पीछे की तरफ हजारों की तादाद में हैं, मैं सबसे कहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में हैं। मैं उनसे पहले स्वामी ओमेश जी जो बिजनौर से चल के आए हैं, पूर्व के मंत्री हैं, वो आपके बीच में हैं। हमारे साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साहब, तमाम लोग मोमेंटर वो लेकर खड़े हैं, हापाधापी होगी, पुलिस का एक आदमी आपको नजर नहीं आएगा जी। सब रास्ते में जाम लगा पड़ा है, सारे रास्तों में जाम है। और अगर साहब यहां नहीं हो पाएगी मुलाकात तो साहब बाद में बुला के ले लीजिएगा, बुला लेंगे। स्वामी ओमेश जी अब हमारे बीच में आएंगे। मैं सबसे मैं कहूंगा जब माने ओमेश जी बोले, जोरदार ना लगाइए, अखिलेश यादव, दो हाथ खड़े करके बोलिए, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। आइए ओमेश जी। सो के शहादत के दीवानों से पूछूंगा, अरे सो के शहादत के दीवानों से पूछूंगा, मर मिटने की तमन्ना मैं बेदारों से पूछूंगा, ए मीनारों तुम्हारी बुलंदी कुछ भी नहीं, मैं अखिलेश यादव का पता चांद और सितारों से पूछूंगा, चांद और सितारों से पूछूंगा। आदर और सम्मान के योग्य मवाना की इस क्रांतिकारी धरती पर कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण करने आए हम सबके नेता, करोड़ों करोड़ों किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, मजलूम, बेसहारा, बेजवान के हृदय की धड़कन, उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित मेरे बहुत आदरणीय नेतागण, मेरे सामने खड़े हुए किसान, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक, लाखों लाखों की संख्या में उपस्थित हुए, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने अपने विचार रखूं, मैं पूज्य धन सिंह गुर्जर जिन्होंने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। शहीदों की पूजा अगर नहीं करेंगे, अरे शहीदों की पूजा अगर नहीं करेंगे तो आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी, वीरता बांझ हो जाएगी। मेरे से पूर्व वक्ता, गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले मेरे प्रिय भाई आदरणीय
अतुल प्रधान जी ने जो अपने विचार रखे हैं, मैं उन सब विचारों से अपने को संबद्ध करता हूं, उनका अनुमोदन करता हूं, उनका समर्थन करता हूं। अतुल प्रधान जी ने जो बात कही है कि मुझे आसमान तक पहुंचा दिया, मैं कहता हूं कि अतुल जी को ही नहीं, पता नहीं कितने नेताओं को आसमान छुआ दिया है माननीय अखिलेश यादव जी ने। अभी मैं बहुत मुश्किल से आया था यहां मंच के पास में, आया, मैंने कहा कि मैं मंच पर जाना चाहता हूं, तो मुझे रोक दिया कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है। मैंने सोचा कैसे जाऊंगा मंच पर, तो वहां पर माननीय अखिलेश यादव जी आए। पूरी ताकत लगा करके मैं माननीय अखिलेश यादव जी के सामने चला गया। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय यादव जी, मैं आपके सामने चला गया। आपने मुझे कहा कि मंच पर चलो स्वामी जी, तो मैंने यहां पर आकर के कहा कि मुझे यादव जी ने मंच के लिए बोल दिया है। तो मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं, अखिलेश जी जिसको भी चाहें धरती से उठा करके आसमान पर पहुंचा सकते हैं। ये अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी ने मेरी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कर डाली थी। इसलिए मैं ज्यादा न कहता हुआ आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छुटकारा पाना है, सांप्रदायिकता को खत्म करना है, हिंदू और मुसलमान वाली बात को नहीं चलाना है, तो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। एक बार सभी हाथ उठा करके संकल्प करेंगे। आज हम सभी बोले, आज हम सभी ईश्वर को, खुदा को साक्षी मानकर संकल्प करते हैं कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ईश्वर खुदा हमारी मदद करे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। अभी अखिलेश यादव जी बोलेंगे, उससे पहले मैं नारे लगवाऊंगा 2-3, दूर तक जहां तक आवाज जाए, जो लोग सुन रहे हो जोर से बोलें, अखिलेश यादव, जोर से, समाजवादी पार्टी। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में नेतागण, मंच पर उपस्थित हमारे बाईं तरफ बैठे थे स्वामी अमरेश जी, मंच पर समाजवादी पार्टी के सभी संगठन के, क्योंकि नाम लेना बहुत मुश्किल है, सभी जिले के जिलाध्यक्ष, सभी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, यूथ के सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में जो इस मंच पर उपस्थित हैं, सभी हमारे नेता, बाईं तरफ बहुत जिम्मेदार लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। सभी हमारे कार्यकर्ता साथी जो बाएं मंच पर हैं, दाएं हाथ में भी एक मंच बड़ा बना है, सभी समाजवादी साथी और इस सभा में शहीदों को सम्मान देने वाले यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले नवजीवन किसान डिग्री कॉलेज की सभी प्रबंधक समिति के
जिसमें आदरणीय करतार सिंह जी, जगवीर सिंह जी, आदरणीय ऋषिपाल जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझे मौका दिया है यहां आने का, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक अतुल प्रधान को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में जहां हम सब इकट्ठे हुए हैं, 23 मार्च के दिन जब हम अपने ही बीच के क्रांतिकारी शहीद कोतवाल धन सिंह जी गुजर जी को याद कर रहे हैं, वहीं हम समाजवादी पार्टी के लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद कर रहे हैं। अगर आज आजाद हुआ है हमारा भारत, तो वही 1857 की जो लड़ाई, जहां मंच पर 3 तस्वीरें लगी हैं, ये तो हैं ही तीनों, लेकिन लाखों लाख लोगों ने जीवन दिया है। अगर हम याद करें कि किस तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ी गई, तो 1857 मेरठ जहां से लड़ाई शुरू हुई, और उस लड़ाई में अगर हमारी कामयाबी मिल जाती तो शायद हमें बहुत सारे अपने लोगों को खोना नहीं पड़ता। हमें अपने नेताओं को इतना, चाहे वो भगत सिंह हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर कोतवाल धन सिंह गुजर उनकी आजादी की लड़ाई उसी समय कामयाब हो जाती तो शायद हमें नौजवान भगत सिंह को खोना नहीं पड़ता। आज जब हम कोतवाल धन सिंह गुजर को याद कर रहे हैं, वहीं राम मनोहर लोहिया जी को याद कर रहे हैं, भगत सिंह को याद कर रहे हैं, और न जाने कितने क्रांतिकारी हैं जिनकी कुर्बानी की वजह से हमें आजादी मिली है। और ये मौका इतना अच्छा है कि हमें जहां अपनी आजादी की लोगों का सम्मान करना है, वहीं हमें ये भी याद रखना है कि जो हालात पैदा हो गए हैं, अगर यही हालात बने रहे हमारे देश और समाज के सामने, तो शायद हमारा देश एक बार फिर गुलामी की तरफ चला जाएगा। जिन्होंने इतिहास के पन्ने पलटे होंगे, इतिहास को जो समझते होंगे, जाना होगा, वो जानते होंगे कि भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। भारत में व्यापार करने के लिए, कारोबार करने के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इस देश को गुलाम बना दिया। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जो एक कंपनी थी वो सरकार बन गई। केवल एक कानून पास हुआ था, एक कानून पास हुआ, ब्रिटेन में एक कानून पास हो गया उसी समय। एक कारोबार करने वाली कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई, और ऐसी सरकार बनी जिसने हमारे देश को गुलाम बना दिया। हमारा हर तरीके से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जितना नुकसान अंग्रेजों ने किया, शायद उतना कभी हमारे भारत का नुकसान नहीं हुआ होगा। आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, हमारी जो चीजें थी कारोबार कर करके यहां से लेके चले गए, समाज को तोड़ दिया, समाज को तोड़ने का काम किया, और राजनीतिक ऐसा हस्तक्षेप छोड़ गए हैं कि अगर हमारा देश उस समय गुलाम था, ऐसी संस्थाएं बना दी कि अगर हम लोग बाहर भी निकलना चाहते तो बाहर राजनीतिक रूप से नहीं निकल सकते। आज के जो हालात हैं, हमें याद करना चाहिए कि जो भी शहीद हुए वो सब किसान और गरीब के बेटे थे। बताओ, कोतवाल धन सिंह किसान के बेटे थे कि नहीं थे? ये जो मंच पे हमारे, आपके और नौजवानों के नौजवान दीवाने हैं जिनके, बताओ सरदार भगत सिंह किसान के बेटे थे कि नहीं थे?
और आज भी हमारे देश की सेवा करने में किसान लगा हुआ है। आज भी देश की अर्थव्यवस्था को कोई बचा रहा है तो हमारा किसान बचा रहा है। हमारी अगर सीमाओं की कोई रक्षा कर रहा है तो उसी किसान के बेटे, वही नौजवान जो जवान वहां सीमा पर खड़े हैं, वही हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और देश की हालात कैसे हो गए, आप में से न जाने कितने लोग हैं जो अभी आंदोलन में शामिल हुए। दिल्ली के आंदोलन में आप लोगों ने समर्थन किया, यही खड़े हमारे नेता यहां मंच पर बैठे हैं, ये भी समर्थन कर रहे हैं किसानों के आंदोलन का। आप में से भी लोग हैं जो किसान का आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो कानून बन गए हैं, अगर इन कानूनों से नहीं लड़ा गया, एक बार तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें गुलाम बना दिया था, वो कब सरकार बन गई पता ही नहीं लगा। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ऐसे कानूनों को ला रही है कि अगर वो कानून लागू हो गए तो जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया था, ये तीनों कानून जब लागू हो जाएंगे तो हो सकता है हमारा किसान भी बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम हो जाए, हमारे किसानों की खेती छिन जाए। इसलिए जरूरी इस बात की है कि जो लड़ाई उस समय लड़ी गई थी, अगर किसान एकजुट हो जाएगा, नौजवान एकजुट हो जाएगा, तो इन तीनों कानूनों के खिलाफ भी लड़ाई जीती जा सकती है। क्योंकि ये कानून ऐसे हैं जो आपकी खेती छीन लेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। हम जानना चाहते हैं, अगर ये कानून अच्छे थे तो हमारे किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? अगर ये कानून में अच्छाई थी तो अभी भी तीनों सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं। हमें खुशी है इस बात की कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने न केवल पंजाब हरियाणा के किसानों को जगाया, बल्कि वहां के किसानों ने पूरे देश के किसानों को जगाने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं किसानों के आंदोलन चलाने वालों को कि उनके आंदोलन की वजह से किसान जाग गया है और किसान जानता है कि जब तक उसका हक नहीं मिलेगा तब तक किसान उस आंदोलन से पीछे हटने वाला नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जब हम शहीदों को याद कर रहे हैं, जब आंदोलन में जरूरत पड़ी थी कि यहाँ के लोग पहुंचे, तो यहीं के नौजवान भी वहां पर जाकर के समर्थन किए थे। यही अतुल प्रधान ने भी समर्थन किया था, यहाँ के नौजवानों ने भी समर्थन किया था, और उसका परिणाम ये है जब समर्थन सब तरीके से, सब तरफ से आने लगा, सभी राजनीतिक दल समर्थन करने लगे, सभी ने समर्थन किया उन किसान आंदोलन चलाने वालों का, किसानों का, और उसका परिणाम हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा, सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि ये कानून अच्छे नहीं हैं, और 1 साल से ज्यादा पीछे कर दिए कानून। और हम तो कहते हैं कि आने वाले समय में बंगाल से चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, और अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया तो ये तीनों कानूनों का पता नहीं लगेगा, भारतीय जनता कभी ये 3 कानून लागू नहीं कर पाएगी। इसलिए इन तीनों कानून से हम और आप जुड़े हैं। किसान केवल पेट नहीं भरता, हमें कपड़े भी पहनाता है। हमारा किसान जहां पेट भरता है सबका, वहीं जो आज हम कपड़े पहने घूम रहे हैं, जो कपड़े पहनते हैं वो भी किसान की देन है। तो सोचो, हमारा जो इतना बड़ा लोकतंत्र, जो गांव का लोकतंत्र है, जहां आबादी के सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, उनके साथ कितना भेदभाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे किसान जो हमारा पेट भर रहे, जो हमें कपड़े पहना रहे, उनके साथ कैसा सरकार व्यवहार कर रही है। उन्हें कह रही है आतंकवादी हैं, उन्हें कहती है ये पाकिस्तान और चीन के समर्थक लोग हैं, कहते हैं कि ये किसान आंदोलन जो चला रहे हैं वो एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं। मैं इतने लोगों के सामने कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से पत्रकार साथियों के सामने, कि जो लोग इस आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, जो किसानों पर आरोप लगा रहे हैं,
जो किसानों को कह रहे हैं कि ये दलाल हैं, आतंकवादी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो किसानों का आंदोलन खत्म करना चाहते हैं वो सबसे एंटी सोशल, एंटी नेशनल लोग हैं जो हमारे किसानों का आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। बताओ किसान भाइयों, आपका भी धान था खेतों में, धान का एमएसपी कहां मिल गया आपको? हमारे किसानों को धान का एमएसपी नहीं मिल पाया। 1800 रुपए जो सरकार ने तय किए वो किसी किसान को नहीं मिले। बताओ किसी किसान को मिले हो तो बता दो हमें। और वही नहीं, गन्ने का भुगतान देने की बात कही सरकार ने। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे 1 हफ्ता 2 हफ्ता तब होंगे जब हमारे किसानों का गन्ने का भुगतान हो जाएगा। आज भी वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है, अभी भी गन्ने का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। बताओ किसान भाइयों, कहां भुगतान हो गया आपका? अगर भुगतान हुआ हो तो बताओ। और 4 साल से सरकार बनी चल रही है, जश्न मना रही है सरकार, जश्न मनाने का काम कर रही सरकार। बताओ आपके गन्ने की कहीं कीमत बढ़ाई हो तो बता दो आप। जो कीमत सरकार समाजवादी लोगों ने बढ़ाई उतनी कीमत अभी तक ये नहीं बढ़ा पाए हैं। हमारे किसानों के सामने महंगाई कर दी। ये डीजल, ये पेट्रोल, बताओ कितना महंगा हो गया डीजल और पेट्रोल। लगातार महंगा होता चला जा रहा है। ऐसा तालमेल व्यापार का और राजनीति का कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा तालमेल व्यापारियों का और राजनीति करने वाले जो राजनेता सत्ता में हैं उनका इतना तालमेल कभी नहीं देखा होगा कि अगर मुनाफा हो रहा है तो उद्योगपतियों का हो रहा है, बड़े लोगों का हो रहा है। अभी मुनाफा हमारे गरीब किसान का नहीं हो पा रहा। ऐसा तालमेल पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा। हम तो जानना चाहते नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये जो मुनाफा कमा रहे हो डीजल पेट्रोल से, आखिरकार इसका पैसे का मुनाफा जा कहां रहा है? ये जो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसका मुनाफा आखिरकार किसके पास जा रहा है? जिस देश की बैंकें डूबने लगे, जिस देश का किसान रोने लगे और जिस देश का किसान नौजवान के हाथ में काम, नौकरी, रोजगार ना हो। सोचो कभी किन बातों को लेकर के आजाद हुआ है देश। हमारे शहीदों ने जान दे दी, फांसी के फंदे पर लटक गए, लाखों लाखों लोगों की जान चली गई, गांव उजाड़ दिए गए, जो आए तोप के गोले से उड़ा दिए गए। बताओ इसलिए तो नहीं कि हमारा देश पीछे चला जाएगा। किसान का हालात क्या हैं? और जिस देश के किसान पिछड़ जाएं, खेती बर्बाद होने लगे, जिस देश की बैंक डूबने लगे और जिस देश के नौजवानों के हाथ में नौकरी ना हो, तो बताओ वो देश आगे कैसे जाएगा? यही लोग जो सपना दिखा रहे हैं विश्व गुरु का, ये विश्व गुरु का सपना देखने वाले लोग, बताओ विश्व गुरु कैसे बनेगा? हमारे नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, तो विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? कैसे विश्व गुरु बनेगा? और इतने झूठे वादे किसी सरकार ने नहीं किए होंगे जितने वादे झूठे सरकार ने किए हैं। आज तक जितने फैसले सरकार ने लिए हैं सब फैसले गलत हैं। याद करो, हमने आपने न जाने कितनों ने भरोसा कर लिया कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भरोसा कर लिया देश की जनता ने, और नोटबंदी के होने के बाद कितना समय गुजर गया। बताओ नोटबंदी से कहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कहां काला धन आ गया? और जिस तरीके से जीएसटी लागू की गई, जिस तरीके से जीएसटी लागू की गई, हमारा व्यापार बर्बाद हो गया। व्यापारी रो रहे हैं, कारोबार ठप हो गया। और अब वैश्विक महामारी आ गई है। ये वैश्विक महामारी न जाने कैसी आई। मैं यहां आया हूं
उससे पहले पता लगा बहुत सारी जगह पर लॉकडाउन हो गया है, कई जगह पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं। कभी कभी हम सोचते हैं राजनीति में ये वैश्विक महामारी केवल विपक्ष के लिए है, क्योंकि बंगाल में चुनाव चल रहा, सभाएं हो रही हैं, कोई असर नहीं पड़ रहा वहां पर। लेकिन ऐसी वैश्विक महामारी आई कि सरकार ने कहा कि हम और आप लोग अपने नाक और मुंह बंद कर लें। हमने सरकार का कहना मान लिया, हमने नाक और मुंह बंद कर लिया। हम लोग कितनी कठिनाइयों में रहे, परेशानियों में रहे। बाहर निकले तो पुलिस ने लाठी मार के अंदर कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, अपमानित होना पड़ा, लोगों को जेल जाना पड़ गया। हम लोगों ने सबने सरकार का कहना माना कि अगर वैश्विक महामारी में बचना है तो अपने नाक और मुंह बंद कर लो। हम लोगों ने नाक और मुंह बंद कर लिए। लेकिन इसी दौरान ऐसे 3 कानून पास कर दिए, और पता नहीं क्या कारण है कि जनता की तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रही, न सुनाई दे रही है। अगर हमने नाक और मुंह बंद कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कान और आंख बंद कर लिए, उन्हें तकलीफ नहीं दिखाई दे रही किसी की। इसलिए ये इसी तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं सरकार के आंख और कान खोलने का भी काम करेंगे। ये बहुत ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बहुत ऐतिहासिक दिन इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि 3 महापुरुष लोग हैं, तीनों को हम लोग याद कर रहे हैं। अगर हम कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को याद कर रहे हैं तो वो 1857 की लड़ाई में सबसे आगे कूद गए थे। उन्होंने लड़ाई को धार दी। कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने न जाने कितनों को साथ लेकर के जो उस समय क्रांति चला रहे थे उनका मनोबल जोश बढ़ाने का काम किया था, और उसी की वजह से उन्हें फांसी के फंदे पर झूलना पड़ गया था। दूसरे हमारे सरदार भगत सिंह हैं, जिन्होंने न केवल देश को आजादी दिलाने के लिए अपने जान न्यौछावर कर दी, नई तरह की क्रांति पैदा कर दी। और सरदार भगत सिंह जैसी क्रांति पैदा करने वालों की वजह से न केवल नौजवान बल्कि पूरा देश जाग गया था। कहां उन्होंने, कहां उनके साथियों ने मिलकर के बदला लिया था, और बाद में जाकर के जेल जाना पड़ गया। जेल में रहे, जेल के अन्याय उत्पीड़न से लड़े, और अगर इन्हें भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो शायद वो पहले क्रांतिकारी होंगे, सरदार भगत सिंह, जिन्होंने जेल में जाकर के भूख हड़ताल की और अंग्रेजी हुकूमत को झुकाने का काम किया। उन्होंने परवाह नहीं की, सरदार भगत सिंह ने परवाह नहीं की कि उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। अपील कर सकते थे, लेकिन वो अपील नहीं की। उन्होंने अपील इसीलिए नहीं की, उन्होंने कहा कि अगर क्रांतिकारी अपील कर लेगा तो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे भारत के इतने लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई कहीं कमजोर ना हो जाए। उनके वकील ने जब देखा कि जिस दिन फांसी के फंदे पे चढ़ने जा रहे थे, उसकी रात जब वो गए उसके अंदर और देखा, जब सरदार भगत सिंह को लौट करके आए, उन्होंने कहा कि जेल चाहे छोटी हो, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि अपने छोटे से पिंजरे में शेर रात भर घूमता रहा है, वो घबराया नहीं। ऐसे सरदार भगत सिंह। और वही हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने आज़ादी से लेकर के आज़ादी के बाद जो हमारे देश की दिशा हो, हमारे देश की रास्ता क्या हो, वो कांग्रेस से के खिलाफ जो गलत रास्ते पे चली गई थी, उस पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक देश को समाजवादी भारत कैसे बने। अगर हमारे क्रांतिकारी जनक और कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी आज़ादी के 1857 की क्रांति के पहले लड़ाई के अगर आंदोलन शहीद थे, आंदोलनकारी अगर माना जाए, तो वहीं सरदार भगत सिंह भी सोशलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले पहले हमारे शहीद थे। और तीसरे जो हमारे राम मनोहर लोहिया,
जिनके सिद्धांत पे आज भी हम लोग चल रहे हैं, जिनके कार्यक्रमों को, योजनाओं को लेकर के लगातार पार्टी ने संघर्ष किया है। और आज भी मैं कहता हूं, इस दिन जब हम शहीदों को याद कर रहे हैं, अगर देश का भविष्य कोई विचारधारा बना सकती है तो वो समाजवादी विचारधारा है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि गैर बराबरी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, वंचितों को हक दिलाने का पक्ष में और हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को हक देने का काम अगर कोई कर सकता है तो यही विचारधारा है जो समाजवादी विचारधारा है। आज हमें मौका मिला है, सौभाग्य हमारा, और हम समाजवादियों का और सब लोगों का सौभाग्य इसलिए भी है कि हस्तिनापुर जैसी जगह हम लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। हमें तो कई बार ये बोला जाता है, हमें तो ये कई बार बताया जाता है कि हस्तिनापुर का इतिहास यही है कि जो जीतता है यहां पर उसी की सरकार बनती है लखनऊ में जाकर के। और हस्तिनापुर से ज्यादा न्याय और अन्याय की लड़ाई किसी ने नहीं देखी होगी। यही हस्तिनापुर है जिसकी वजह से कितनी बड़ी महाभारत हो गई, कितनी बड़ी लड़ाई हो गई। और ऐसी महाभारत हुई कि आज भी हम लोग महाभारत को जानना चाहते हैं और गीता को पढ़ना चाहते हैं। आज भी दुनिया में गीता से बेहतर कोई हम दुनिया में किताब नहीं होगी जो किताब गीता की है। तो अगर हस्तिनापुर का ये परिचय है, अगर हस्तिनापुर का ये सौभाग्य है कि जो जीतता है वही सरकार बनाता है, तो हम तो कहेंगे अपने हस्तिनापुर के सभी बुजुर्गों से, नौजवानों से कि समाजवादियों को मौका दीजिए, समाजवादियों की मदद करिए इस बार। और मदद इसलिए करिए, मदद इसलिए करिए, वैसे तो अगर मंच पे आप देखोगे स्वामी जी से सुंदर मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। हमारे स्वामी जी को देख लो और मुख्यमंत्री जी को देख लो, बताओ सुंदर और अच्छा कौन है। कभी कभी हमारे मुख्यमंत्री जी भटक जाते हैं, वो लाल रंग में उलझ जाते हैं। वो कहते हैं लाल टोपी वाले, न जाने क्या क्या कहते हैं कि लाल टोपी वाले ऐसे होते हैं। तो हमने उनसे कहा कि लाल टोपी हमारी क्रांति की निशानी है, हमारे खून की पहचान है लाल टोपी, हमारे आंदोलन की पहचान लाल टोपी है। और ये जो हमारे इमोशन होते हैं, खुशी, दुख होना, जब हम खुश होते हैं तब भी हमारा चेहरा लाल हो जाता है, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे कान लाल हो जाते हैं। ये हमारे इमोशन का रंग है। और लाल रंग हमारी पहचान है, कोई आज से नहीं पहन रहे हैं लाल रंग, किस जमाने से समाजवादी लोग लाल रंग पहन रहे हैं। और अगर यही बात है कि कौन कैसा लगता है, तो हम तो कहेंगे कि जिसके बाल नहीं होते हैं उस पर लाल टोपी बहुत जमती है। हम तो बाल वाले लोग हैं, हम पे भी जमती है। और अगर तस्वीर रख दोगे सामने दो, एक लाल टोपी वाली और वो वाली जो लाल टोपी के बारे में कुछ कहते हैं, दोनों तस्वीर रख देना, आपको पता लग जाएगा कि गुंडा कौन है और समाजवादी कौन है। इसलिए साथियों, ये हस्तिनापुर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर हस्तिनापुर का ये इतिहास है कि जो जीतता है वही सरकार बनाता है, तो मैं भी हस्तिनापुर और यहाँ के लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जिस तरीके से समाजवादियों ने काम किए हैं, अगर सबसे बड़ी योजना और विकास में आगे ले जाना पड़ा तो हस्तिनापुर सबसे पहले विकास में आगे जाएगा। समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे महत्वपूर्ण बड़े फैसले यहाँ होंगे। वहीं हम कॉलेज के लोगों को बधाई और धन्यवाद देंगे जिनकी वजह से हमें आने का मौका मिला है। नवजीवन डिग्री कॉलेज के हमारे जितने भी प्रबंधक लोग हैं, जो बुजुर्ग हमसे दिल्ली में भी मिले, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं इस डिग्री कॉलेज को और अच्छा बनाइए और नए नए कोर्स लाइए, क्योंकि समय बदल गया है। आज पढ़ाई की चीज़ें बदल गई हैं।
नए नए कोर्सेज हैं, नए कोर्सों से नई नौकरियां हैं। पुराना वाला ज़माना दूसरे तरीके का था, ये नया ज़माना इंटरनेट का है, रफ्तार का है, इसलिए दूसरे तरह की पढ़ाई है। जहां किसी तरह का आपको सहयोग की ज़रूरत होगी तो समाजवादी पार्टी, चाहे मैं सरकार से भी मदद करनी पड़े, आपकी मदद आने वाले समय में करेंगे, जिससे ये संस्था और आगे बढ़ करके और बच्चों का भविष्य बेहतर करे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि जनता इंतजार कर रही है समाजवादियों का, और इसलिए याद कर रही है कि समाजवादियों ने काम किया है और ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिसकी आप जानकारी है आपको। ये सरकार नहीं कर पाई, जो काम समाजवादियों ने किए हैं वो काम ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। दिल्ली में सरकार, उत्तर प्रदेश में भी सरकार, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी का ये स्तर आ गया है कि समाजवादियों की लगी हुई पटिया को हटा करके अपनी पटिया लगा रहे हैं। इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है। वही सरकार केवल नाम बदल रही है, केवल नाम बदल रही सरकार। समाजवादियों ने सबसे अच्छी पुलिस को व्यवस्था दी थी, 100 नंबर सबसे अच्छी थी। गांव से फौरन मिलाइए, आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। लेकिन सरकार ने नाम बदल दिया, 112 कर दिया, 100 का 112 कर दिया। गाड़ी वही है, पुलिस वही है। और याद रखना, जितने दुखी आप हो नौजवानों, जितने दुखी किसान भाई हैं, जितने दुखी हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, आपसे ज्यादा दुखी ये पुलिस वाले हैं, क्योंकि इनका भी वेतन कट गया है। आप चुपचाप पूछ लो इनसे। इस वैश्विक महामारी में कोई नहीं बचा, इनका भी वेतन चला गया और हजारों रुपए में चला गया इनका भी नुकसान हुआ। ये भी इंतजार कर रहे हैं कब मौका मिलेगा, जब साइकिल की बटन दबाने का मौका इन्हें मिलेगा। क्योंकि ये जानते हैं पुलिस के लोग भी कि 100 नंबर से बेहतर पुलिस के लिए कोई काम नहीं हो सकता था। और प्रमोशन भी अगर किसी ने सबसे ज्यादा किए हैं तो समाजवादी लोगों ने किए हैं। प्रमोशन कर करके दिखा दिया है कि एक सिपाही भी कहां प्रमोशन पा करके पहुंच सकता है, ये समाजवादियों ने किया। इसलिए आज इस मौके पर जहां महंगाई बढ़ रही है, किसानों की हालत खराब है, दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, कोई इन्वेस्टमेंट करने आने नहीं चाहता, नौकरी रोजगार है नहीं, और ये हम लोगों को नफरत की राजनीति के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। आज के दिन जब हम सब एक साथ खड़े हैं, जब सबने हमारे लोगों ने मिलकर के देश को आज़ादी दिलाई है, इस देश को आज़ादी दिलाने में सबका साथ रहा है, हिंदू मुसलमान सिख सबने मिलकर के इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया है। आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी गई, कोई जात पात नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, हिंदू मुसलमान सिख एक होकर के इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। इसी देश के किसानों ने, इसी देश के नौजवानों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर कोई इस देश को पीछे ले जा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये नफरत, जात और धर्म की राजनीति में उलझा करके हमें और आपको एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए हम इस मौके पर, जहां हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, समाजवादियों को याद कर रहे हैं और इतने लोगों से मिलने का मौका मिला है, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि अगर आप नहीं होते तो शायद इतना शानदार कार्यक्रम नहीं हो पाता, इतना बड़ा सम्मान शहीदों का नहीं हो पाता। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आने पर हम आपको बधाई देते हैं। एक बार कार्यक्रम कैंसिल हो गया, उसके बाद दोबारा हो गया, उसके बावजूद आप लोग आए हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इस प्रबंधक समिति के लोगों का धन्यवाद, और एक बार फिर अतुल प्रधान का और उनके सभी सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी की होने जा रही है तो समाजवादियों की होने जा रही है। आप लोग भी सब भेदभाव भुला करके, सब जाति धर्म के भेदभाव भुला करके, कौन क्या है
कौन कैसा है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके आप मदद करना, और जब मदद करेंगे तभी आपका मजबूत प्रदेश और देश बनेगा। हम लोग समाज को, देश को बनाना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज को, देश को बांटना चाहते हैं। इन लोगों से बचा लेना, यही अपील करने में आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चीज? इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अतुल प्रधान को कई बार हम लोगों ने लड़ाया। कितनी बार लड़ा दिया हम लोगों ने, और हमारे बहुत सारे साथी एक्स हो गए हैं। एक्स आप भी हो गए? अरे हमारे बहुत सारे साथी एक्स हो गए, पूर्व हो गए। इसलिए सभी से हमारी अपील है कि इनको तो बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन जितने पूर्व हो गए हैं उनको भी बना दोगे तभी सरकार बनेगी, वरना सरकार नहीं बनेगी। और याद दिला रहा हूं मैं आपको, बंगाल का चुनाव आप देख रहे हो कैसा हो रहा है। बंगाल का चुनाव आप देख रहे हो कैसा चुनाव चल रहा है। बीजेपी हर हथकंडा अपनाएगी। उनके पास विजन के नाम पर केवल टेलीविजन है, विजन के नाम पर केवल टेलीविजन है, कोई विजन नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को पीछे किया है, और उत्तर प्रदेश अगर खोएंगे तो देश की राजनीति में दिल्ली खो देंगे। इसलिए असली लड़ाई आपको लड़नी है, असली लड़ाई आपको लड़नी है। और असली मदद अगर कोई करेगा देश की तो आप करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे तो आप संविधान और देश बचा लेंगे। यही आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन सब की मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं शहीदों को याद करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।